नमस्कार, फुल एंड फाइनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने करीब 65 मिनट लंबा अपना संबोधन किया ब्रिगेड मैदान में, और वहां पर जो हाइलाइट्स हैं, आइए सीधे पहले मैं आपको दिखाता हूं उस पूरे भाषण के हाइलाइट्स क्या हैं, और उसके बाद एक एक चीज उस पर बातचीत करेंगे। हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। यहां पर देखें, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसको देखें, समझे। यहां पर ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, यहां पर चेंज करें इसको जरा तुरंत। जो हाइलाइट्स हैं, यहां पर पीएम मोदी की हुंकार, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया, शुरुआत बंगाल के आइकन्स को याद करके। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो बड़ा तेजी से, बंगाल को विकास का भरोसा दिलाया, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया, ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा अपने भाषण में। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर है, वो ये है किस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल का वादा किया, यानी कि उन्होंने ये कहा, और इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार को जोड़ा ममता के काडर से, यानी उनको पता है कि इस पार्टी का काडर है, और फिर उसको जोड़ा भ्रष्टाचार से, और वो सारी चीजों को हड़ताल से लेकर उन्होंने कहा, हड़ताल की बात हो या आंदोलन या धरने की बात हो, यहां पर वही होता है, काम नहीं होता है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर बंगाल के सपनों को पूरा करने का वादा किया, वो सपने जो हड़ताल, बंद और आंदोलन के चलते बलि चढ़ गए, ये उन्होंने कहा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ममता पर बंगाल को धोखा देने का आरोप लगाया, उन्होंने कहा दीदी आई अच्छे इंटेंट से थी लेकिन फिर धोखा दे दिया। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है, बंगाल में सियासी गुंडागर्दी पर रोक का वादा किया, सियासी गुंडागर्दी। नेक्स्ट, भाई भतीजावाद मुक्त सरकार देने का वादा किया, यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। चेंज ओवर करें, भाई भतीजावाद, ये मिथुन का नाम लेकर बंगाल से कनेक्ट होने की कोशिश। और बड़ी बात है, हम सभी ने एक सवाल पूछा कि क्या वजह है कि मिथुन को पहले ज्वाइन कराया गया, क्योंकि जब वो बीजेपी में आ जाएंगे तभी तो वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, और वही हुआ। प्रधानमंत्री के आने से पहले वो पार्टी में शामिल हुए और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है, ब्रिगेड मैदान में 65 मिनट पीएम मोदी ने दिया भाषण। ब्रिगेड मैदान से पीएम मोदी की हुंकार, लोकसभा में टीएमसी साफ, लोकसभा में टीएमसी हाफ, इस बार पूरी तरह साफ, इस बार जोर से छाप, टीएमसी साफ इरादे से उतरना है। प्रधानमंत्री ने कहा, अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ है, उनके पास जाने से पहले क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आइए देखते हैं। लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप, चुपचाप कमल छाप। ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप, टीएमसी साथ के इरादे से आगे बढ़ना है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज सिलीगुड़ी में ममता जी ने जो कहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे, एक साइड नहीं दिखाएंगे हम, लेकिन हमारे खास मेहमान है उनको इंट्रोड्यूस कर दूं, उसके बाद मैं अभिषेक उपाध्याय के पास जा रहा हूं। सबसे पहले मेरे साथ आपको बता दूं, मेरे साथ मौजूद हैं गौतम लहरी सर, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका स्वागत है। दीपक दीवान सर, सीनियर जर्नलिस्ट। अभिषेक उपाध्याय आपको मैदान से दिखाई दे रहे हैं, ब्रिगेड मैदान से सुबह से नॉन स्टॉप लगे हुए हैं। रवि हमारे साथ सिलीगुड़ी से हैं, अनिला सिंह बीजेपी से जुड़ने वाली हैं, तौसीफ अहमद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा सभी मेहमानों को दिखाएं प्लीज। तौसीफ अहमद खान जो हमारे साथ टीएमसी से हैं वो जुड़ने वाले हैं, आप सभी का स्वागत है। लेकिन अभिषेक, रैली में ओवरऑल ऐसा लगा जैसे लोगों को बताया गया कि क्या गड़बड़ हुआ, नया नारा दिया गया और एक तरीके से विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया। लोगों का रिएक्शन क्या था उसके बाद? देखिए, ये इस रैली के बाद चूंकि यहाँ पर जो आए हुए हैं ये सब बीजेपी के समर्थक हैं, प्रधानमंत्री मोदी को चाहने वाले लोग हैं, तो यहाँ हम जिससे बात कर रहे हैं उनको ये लग रहा है कि जो एक मैसेज, जिस मैसेज के लिए वो आए थे, कुछ पीएम मोदी को देखने के लिए आए थे, कुछ सुनने के लिए आए थे, वो मैसेज उनको मिला है। क्योंकि यहाँ से बाहर निकलते हुए भी लोग लगातार नारेबाजी करते हुए जा रहे थे। जो बीजेपी एक चाह रही थी एक माहौल बने, एक वेव क्रिएट हो, एक अंडर करंट क्रिएट हो, यहाँ इस ब्रिगेड मैदान पर जो लोग आए थे उनके भीतर वो दिखाई पड़ा। अब सवाल ये कि यहाँ से कितना आगे तक जाएगा। पीएम ने जो बातें कही हैं, आप ये मान के चलिए, उन्होंने एजेंडा सेट किया है। इस पूरे चुनाव में बीजेपी की ओर से उन्होंने एजेंडा सेट किया है, और अब इसी एजेंडे पर बीजेपी के नेता अपनी बातें रखेंगे, इन बातों को ले जाएंगे, और इसमें ममता दीदी और भाईपो, इन दोनों का जिक्र है, सीधा अटैक है और खेला होबे। अभिषेक, मुझे एक चीज बताइए,
खेला होबे वो मैंने आपको देखा, आपने शुरुआत में ही उस चीज को पूरी तरीके से कवर करके प्रीएम्प्ट कर दिया, ये हम देख रहे थे। और मुझे, हम सभी को आपकी रिपोर्टिंग से हमेशा ये उम्मीद भी होती है, लेकिन जय श्री राम का नारा नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर कुछ नहीं कहा, जय श्री राम का नारा नहीं था, वंदे मातरम था, भारत माता की जय था। यह बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव है। देखिए यहाँ पर ये जिन जिन जगहों पर पीएम की रैली हो रही है, इसके पहले वो हल्दिया में आए थे, आपको हर जगह तस्वीर अलग सी दिखाई पड़ेगी, एक जैसा रिपीटेशन नहीं होता। आमतौर पे हम देखते हैं जय श्री राम का नारे की जहां तक आप बात करें, पब्लिक में जम के वो नारा गूंज रहा था, चूंकि वो नारा चला गया है। वो जो काम था वो ऑलरेडी हो चुका है उसको पहुंचाने का, और जो उस पर रिएक्शंस हुए, जिस तरह से ममता बनर्जी ने बीच में रिएक्ट किया था, उससे वो और ज़्यादा भीतर तक गया है। तो अब उसको और समेटने की कोशिश है, और उसके जो प्रतीक हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सारे प्रतीक हैं, लेकिन ये सारे प्रतीक राष्ट्रवाद की और बीजेपी की नज़र में राष्ट्रवाद की ओर ले जाने वाले हैं। और इस चुनाव को भी अच्छा, वो राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, पॉइंट टेकन, मतलब आपने जो बात रखी वो पॉइंट टेकन। मेरा जो अजम्पशन था वो ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी इसको जो मां दुर्गा और जो जिस तरीके से जय श्री राम के बीच की लड़ाई है उससे होने से बच रही है, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था, बट पॉइंट नोटेड। अभिषेक, प्रधानमंत्री ने भी जनसमूह की बात की, कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कि सीपीएम के लोग गलत ट्वीट कर रहे हैं। एक्चुअल रियलिटी ग्राउंड की क्या थी? देखिए, हमने बाकायदा जब ये पीएम का भाषण चल रहा था, उस वक्त हम यहाँ से निकल के बाहर की ओर भी गए। निशांत, ये स्टेज है, आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ से निकल करके हम ब्रिगेड ग्राउंड से सटी हुई जो रोड है विक्टोरिया मेमोरियल की ओर जाती है, हम वहाँ तक भी गए, और वहाँ पर भी ये तस्वीर नज़र आई कि लोगों का पूरा एक रेला, जो कि अंदर जिनको जगह नहीं मिली थी वो बाहर लाइन लगाए हुए थे, और कैमरे में कैद हुआ है। जो सड़क के किनारे किनारे हमको दिखाई पड़ रहे थे लोग, एक पूरा लाइन चल रही थी लोगों की इधर की ओर आते हुए, चूंकि अंदर इधर का पूरा भरा हुआ था, वो तस्वीर हमको दिखाई पड़ी है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ब्रिगेड ग्राउंड में लोग नहीं आए। अब यहाँ पर जो लड़ाई इस बात की है कि जो मैसेज पीएम ने ये दिया है यहाँ से, वो मैसेज कहाँ तक बीजेपी पहुंचा पाती है, उसके लिए उसका काडर कितना तैयार है, उसका संगठन कितना तैयार है। वेल सेड। मैं अपने पॉलिटिकल मेहमानों के पास आने से पहले एक जिसको कहते हैं न्यूट्रल व्यू, हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे मैं लेना चाहूंगा। सबसे पहले दीपक दीवान सर जी। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, हम एक साइड नहीं दिखाएंगे, जो आज ममता दीदी ने सिलीगुड़ी में भी कहा है वो भी हम आपको कुछ ही क्षणों में दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले वेरी क्विकली दीपक दीवान सर, क्या जो प्रधानमंत्री ने कहा वो एक नया नारा, और क्या वो एक बंगाल के लिए एक नया विजन है, या प्योरली ये एक अटैक पॉलिटिक्स है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी की बात करें तो वो बहुत अच्छा बोलते हैं, और उस डायरेक्ट कांटेक्ट बना लेते हैं जो उनके सामने लोग हैं। तो जो उन्होंने बोला है वो एक्चुअली वेस्ट बंगाल की जनता फेस कर रही है। जो काम नहीं हुए उन्होंने गिनाए, हम ये करेंगे। तो ये रियलिटी वो था, कुछ इसमें ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही वादे करके चले गए या जो नहीं होने वाले हैं पूरे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा 2011 में जो ममता दीदी आई थी, उन्होंने पहली स्पीच में ये कहा था कि आज वेस्ट बंगाल को दूसरी आज़ादी मिली है। उन्होंने ये कहा था जब लेफ़्ट को हटा के वो बनी थी। तो लोगों ने सोचा था कि परिवर्तन आएगा, गवर्नमेंट चेंज हुई है, सिस्टम चेंज हुई है, मगर रियलिटी ये है, जैसे प्रधानमंत्री ने भी बोला कि कुछ चेंज नहीं हुआ। जो उन्होंने बोला भाई बुआ भतीजे का खेल है, वो आम लोग वहाँ कहते हैं। तो इसीलिए देखिए, आज की तारीख में अगर इस इलेक्शन में कोई चैलेंज है टीएमसी को, तो वो बीजेपी के से ही है, और किसी से को वो नहीं है। ठीक है, मैं बहुत क्विक रिएक्शन यहाँ पर मैं हमारे साथ दूसरे जो गेस्ट हैं उनसे भी लेना चाहूँगा। सर गौतम जी, जो प्रधानमंत्री ने आज कहा उसमें जो की पॉइंट्स मैंने देखे, उन्होंने कहा कि हम एक नया विजन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और उन्होंने एक चीज़ और एम्फसाइज की कि यहाँ पर बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है, और जो लोकसभा में आपने किया अब वो यहां पर करने की बारी है। क्या हर एक के मन में सवाल यह है कि क्या बीजेपी यूपी को दोहरा सकती है बंगाल में? यह हर एक के मन में सवाल है। इस सवाल का जवाब क्या आज की इस रैली से मिल रहा है? देखिए, इस ब्रिगेड रैली में कितना लोग हुआ कि नहीं हुआ वो बहस आज नहीं है। बहस है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा
भारतीय जनता पार्टी का जो उनका जो दर्शन है, फिलॉसफी है, जिस रोड्स में वो चलना चाहते हैं, उन्होंने जिक्र किया है कश्मीर, अयोध्या, उसके साथ साथ घुसपैठिया, जो बंगाल में जो इशू बीजेपी उठा रहा है, साथ साथ ये भी कहा कि बंगाल एक दिन भारत का नेतृत्व देंगे। अब भारत का आज़ादी जब 100 साल का मनाया जाएगा तब बंगाली होंगे भारत का नेता। ये जो एक एस्पिरेशन, मुझे लगा उन्होंने बंगाली का एक एस्पिरेशन को वो एड्रेस कर रहे गौतम जी, एक पॉइंट टेकन। मेरा जो आपसे सवाल है, बंगाल में वो जो करने की सोच रहे हैं वो उतना ही बड़ा है जो उन्होंने यूपी में किया। आज की वो स्पीच क्या उस दिशा में एजेंडा सेट करती दिखाई दे रही है? उनका पार्टी का तरफ से उन्होंने एजेंडा सेट किया, लेकिन इसका जनता ने क्या राय देंगे ये तो आज बोलना मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ जैसे देखिए उनका तो मुकाबला में आज तो साफ हो गया है कि ममता बनर्जी उसके साथ मुकाबला में है, इसलिए ममता बनर्जी केंद्र सरकार का जितना आप फेल्योर कहेंगे, अगर ये जो महंगाई वो मुद्दा लेके वो नॉर्थ बंगाल में चले गए, जिस नॉर्थ बंगाल में भाजपा का गढ़ माना जा रहा था। 18 सीट में ज़्यादा लोकसभा सीट उत्तर बंगाल से ही आए थे, तो इसलिए एक लड़ाई सीधा है, टक्कर है, सीधी टक्कर है। और इसके साथ मेरे लगता नहीं है कि अभी आज बैठ के यह देख के ही बताना कि जैसे बाकी जगह पे हुआ है भाजपा का जो कमियां भी, तो वो इसमें आज तय हो गया कि बंगाल में वही कमियां भी दिखा जाएगा, इतना बोलना। मैं बेसिक जानना चाह रहा था कि क्या जो बंगाल के सारे पॉइंट्स हैं उनको कवर किया गया कि नहीं किया गया, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था। और मैं इस पर वापस आ रहा हूं, हमारे जो पॉलिटिकल गेस्ट हैं उनके पास आने से पहले ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का डायरेक्ट अटैक। दीदी सिर्फ एक भतीजे का लालच पूरा करने में लगी रही। पीएम ने कहा बंगाल के लाखों युवाओं का सपना चकनाचूर कर दिया। दीदी भाई भतीजावाद को नहीं छोड़ पाई, सीधे दिखाएं क्या कहा उन्होंने। दीदी सुन लिया दीदी, ये बंगाली की आवाज है, ये बंगाल की आवाज है दीदी। आज पश्चिम बंगाल के नौजवान, यहां के बेटे बेटियां आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, दीदी बंगाल की जनता 10 साल के अनुभव के बाद आपको एक ही सवाल पूछ रही है। उन्होंने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? सीधे चलूंगा मैं, मेरे साथ तौसीफ अहमद खान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रो टीएमसी है। तौसीफ जी, क्या रिएक्शन होगा इस पर आपका कि ये सीधे विश्वासघात का आरोप लगाया गया इस बेसिस पर कि आप प्रदेश की मुख्यमंत्री थी लेकिन आप सिर्फ परिवार तक सीमित रह गई, इस पर क्या रिएक्शन है? नहीं देखिए, ये तो चुनावी जुमला है, क्योंकि जिस तरीके से दूसरी बातें भी प्रधानमंत्री जी ने कही है कि तोलाबाजी का बात कहते हैं, कट मनी का बात कहते हैं, तो ये भी उसी तरीके से परिवारवाद की तरह ही ये भी एक चुनावी जुमला है। क्योंकि अगर तोलाबाज और कट मनी में कोई सच्चाई होती तो फिर उसी पार्टी से प्रधानमंत्री जी अपने पार्टी में लीडरों को क्यों बुलाते हैं? इससे यह साबित होता है, जब वो तृणमूल के लोगों को ही अपने पार्टी में ले लेते हैं, तो इससे साबित होता है कि ये जो वो बयानबाजी है, सिर्फ इस बात में कोई सच्चाई नहीं। जो भी इल्जाम तोलाबाजी और कटमनी का लगाया जाता है, ये सिर्फ एक बयानबाजी है। ठीक उसी तरीके से ये परिवारवाद वाला जो बात है, ये भी एक बयानबाजी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी बात वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि हम बंगाल से ही नेता बनेगा। बिल्कुल बंगाल से नेता आना चाहिए देश के लेवल पे, वो हमारे पास में है, ममता बनर्जी है। नेक्स्ट चुनाव में मोदी जी को हटा करके ममता बनर्जी आ जाएंगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बंगाल विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात वो बात करते हैं परिवर्तन की, तो परिवर्तन कैसा परिवर्तन होना चाहिए कि 400 रुपया का सिलेंडर गैस जो है वो 850 रुपया हो जाना चाहिए?
₹60 वाला पेट्रोल वो ₹100 पेट्रोल हो जाना चाहिए। ऐसा परिवर्तन किसी को नहीं चाहिए। ये परिवर्तन रिवर्स तरीके से चलना चाहिए। रिवर्स करने के लिए मोदी जी को ना तो बंगाल में बीजेपी को आने की जरूरत है, दूसरा सेंटर से मोदी जी की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चुनाव में सेंटर में दूसरी बीजेपी जाकर के दूसरी सरकार बनेगी। देखिए आप देखिए अब आप किन किन पॉइंट से बच गए वो मैं बताना चाहूंगा। फैमिली वाले बात से आप बच के निकल लिए, आप जो करप्शन है उससे बच के निकल लिए, आप उससे बच के निकल लिए जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि किस तरीके से बंद और वहां पर धरना की राजनीति होती है, हड़ताल होता है, आप उससे बच के निकल लिए। बट ठीक है, मैं आपने जो जवाब दिया मुझे इसका काउंटर लेना है, लेकिन सच भी मैं बताऊंगा। अनिला जी, सवाल जो तौसीफ साहब ने रखा है वो ये है कि आज की तारीख में अगर हमारी पार्टी इतनी बुरी है तो हमारे यहां से ही सब आपके यहां क्यों जा रहे हैं? और इसकी सबसे बड़ी चीज है कि अभी मिथुन दा ने ज्वाइन कर लिया आपकी पार्टी, तो वो भी इन्हीं की पार्टी से निकल के गए। तो भाई आपको इन्हीं की पार्टी के लोगों को रखना है, इन्हीं से सरकार चलाने की आप इरादा रखते हैं, तो फिर ये इतने अनटचेबल कैसे हो गए? देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत सारी बातें यहाँ पर बंगाल के बारे में कही और केंद्र की सरकार के बारे में, पहले उसका उत्तर दूंगी। अभी मेरे ख्याल से तकरीबन 28 या 29 दिन है 1 अप्रैल को आने में, और आप किसका अप्रैल फूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे बड़ा अप्रैल फूल जो है ना वो टीएमसी का ही बनेगा। गलतफहमी में आप बैठे रहिए। देखिए, ऐसा है कि सबसे लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती ये होती है कि बदलाव होना चाहिए, और यहाँ पे जनता जनार्दन होती है। क्यों परेशानी हो रही है ममता बनर्जी को इतनी ज्यादा, जब भारतीय जनता पार्टी वहां जाकर बोलती है कि भाई जोर से छाप, टीएमसी साफ। ये सत्यता है। सत्यता क्यों है? इसके कारण भी हैं। देखिए, सत्य जो है ना उसको किसी प्रकार की कला नहीं चाहिए होती है अपने आप को साबित करने के लिए। वहां भाई भतीजावाद है कि नहीं है, भ्रष्टाचार है कि नहीं है, वहां तुष्टिकरण की राजनीति है कि नहीं है, वहां राष्ट्रवाद के नाम पर किस प्रकार से भारत को बारंबार नीचा दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता? हाँ, दिखाया जाता है। ये चार स्तंभ ऐसे हैं जिस पर ममता बनर्जी जो है बेहद कमजोर हैं, और भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत है। ना तो हमारे शासन में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार आपको दिखेगा, ना भाई भतीजावाद दिखेगा, ना तुष्टिकरण दिखेगा, और राष्ट्रवाद की तो हम शपथ लेते हैं, हमारे हर सांस में राष्ट्रवाद है। तो सीधी सी बात है, इस बार जो है जीत किसकी होगी? विकास की होगी। इस बार जीत किसकी होगी? उनकी नहीं होगी जो जय श्री राम का नारा लगाने में घबरा जाती हैं, पैर कांपने लग जाते हैं, कुरान की आयतें पढ़ने में बहुत ज्यादा अपने आप की तारीफ समझती हैं। कोई भी सरकार, कोई भी नेता अच्छा वो होता है जो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखे। अगर आप अपीजमेंट करोगे तो आपकी राजनीति बहुत दूर और देर तक नहीं चलती है, और यही राजनीति जो ममता बनर्जी की है उस पर फुल स्टॉप लगने वाला है। अब की बार आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए ममता बनर्जी बेहद ज्यादा परेशान है। उनके पास कोई उत्तर नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या बोला जाता है, अरे इनका ही नेता आपके यहाँ क्यों आ रहे हैं, आपको क्या इन्हीं के नेता की जरूरत है? भाई भगदड़ मची हुई है ना उनके यहाँ, देख रहे हैं टीएमसी का जहाज डूब रहा है, डूबेगा तो हमारा सहारा है ना। मैम, आप जो बोल रही हैं, मैं आपसे एक चीज सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, आप कौन 2 इशू से बच गई। रवि के पास हम आ रहे हैं, लेकिन रवि का फोन शायद कट गया है, और अभिषेक उपाध्याय के पास मैं आ रहा हूं। देखिए मैम, 2 सवाल थे बड़े महत्वपूर्ण। उनके अगर कोई करप्ट लीडर्स भी आपके पास आ रहे हैं तो उनका भी आपको सहारा है, मतलब आपने उनको भी सहारा दिया है, इससे आप बच गई। दूसरा, जो महंगाई का मुद्दा था, विकास, सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास खाली जुमले में नहीं हो सकता ना, जेब में पैसा भी आना चाहिए, उससे आप बच गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ये दोनों को बताया कौन कौन से मुद्दे से आप लोग बच रहे हैं, लेकिन मैं इधर आऊंगा जरा, और यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा। जरा देखें आप यहां पर सीधे बैटल ऑफ बंगाल में जो मुद्दे हैं वो क्या क्या इस वक्त हमारे सामने आ रहे। देखें, बीजेपी भ्रष्टाचार की बात कर रही है, टीएमसी केंद्र से असहयोग की बात कर रही है। थोड़ा सा अगर जूम इन हो पाता तो अच्छा होता, बट नेवर माइंड। यहां पर नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है बीजेपी कट मनी की बात कर रही है, टीएमसी महंगाई की बात कर रही है। दोनों के मुद्दे देखें आप, नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बड़ा अच्छा बनाइए। यहां पर एक और चीज, राजनीतिक हिंसा की बीजेपी बात कर रही है, टीएमसी बंगाल में विकास की बात कर रही है। यहां पर चेंज करें, बीजेपी भाई भतीजावाद की बात कर रही है, टीएमसी बाहरी वर्सेस बंगाली की बात कर रही है। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
बीजेपी जो बात कर रही है वो बात कर रही है कि किस तरीके से चेंज करें यहां पर घुसपैठ, और टीएमसी बात कर रही है सीए एनआरसी। ये बड़े इंटरेस्टिंग मुद्दे हैं। और एक क्विक रिएक्शन अभिषेक के पास में लूंगा। अभिषेक, मिथुन दा के आने से, टीएमसी के कई नेता आने से जो एक बाहरी होने का, अभिषेक से शायद हमारी डिस्कनेक्ट हो गई ये लाइन, लेकिन मैं ये सवाल दीपक दीवान सर के पास टॉस करूंगा। सर, जो बाहरी होने की आरोप लग रहे थे, क्या आपको लगता है मिथुन चक्रवर्ती या बड़े बड़े जो आइकन्स आ रहे हैं उससे वो सारे चीजें आरोप खत्म होते जा रहे हैं? वेस्ट बंगाल में नहीं है। 2019 में जब इनके 18 पार्लियामेंट सीट्स मिली इनको, क्या वो बाहरी थे? क्या वो बंगाल से बाहर से आके लड़े थे इलेक्शन? नहीं, वो वहीं के तो हैं। ये तो देखिए, एक कॉमन बंदे को ये इस तरह से डराया जा रहा है वेस्ट बंगाल में कि बीजेपी बाहर की पार्टी है, यहाँ आ जाएगी, वहाँ आ जाएगी। अरे आपके यहाँ तो ऑलरेडी आपने बीजेपी के लोगों को चुना है, 18 एमपी हैं आपके यहाँ। तो देखिए, मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ, ममता बनर्जी थोड़ी बौखलाई हुई तो ज़रूर हैं। ये बौखलाहट इनकी शुरू हुई थी 2018 में, जब त्रिपुरा में बीजेपी सरकार आई थी। किसी ने ये नहीं बोला था, किसी चैनल में, किसी सर्वे में ये नहीं बोला था कि वहाँ मुझे एक बात बताइए, लेफ्ट को हटा के बीजेपी आ जाएगी। ये बड़ा वैलिड सा सवाल है, क्या डेमोक्रेसी में भी कोई पार्टी बाहर की हो सकती है? सब देश की तो पार्टियां हैं। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। ये क्या सब ये बहकाने की बातें हैं, बोलने की बातें हैं। जो ऐसे जो इलिटरेट या गांव के लोग हैं उनको जाके अगर आप ये कह रहे हो कि जी बीजेपी दिल्ली की पार्टी है, आ गई। सर, मैं एक क्विक रिएक्शन अभिषेक से लेना चाहूंगा। अभिषेक, मिथुन दा जब बोल रहे थे वहां पर, जब उनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बोला, जो आप क्राउड के बीच में मौजूद थे, क्राउड का क्या रिएक्शन था मिथुन का बीजेपी में आने से, प्रधानमंत्री का उनका नाम लेने से, या उनकी भाषण के दरमियान? देखिए, मिथुन चक्रवर्ती के यहाँ पर आने को लेकर के यहाँ पर उत्साह दिखा, और हमने जिससे बात की वो लोग बड़े खुश थे। मिथुन दा की पुरानी फिल्मों के डायलॉग मार रहे थे, उनकी बांग्ला फिल्म के, हिंदी फिल्म के, और यही नहीं, जहाँ पर स्टेज के ठीक सामने हम मीडिया कॉर्नर में थे, उसके बाहर भी मिथुन दा को लेकर के बड़ी गहमा गहमी थी, बड़ी चर्चा हो रही थी। तो लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, वो मानते हैं कि बंगाल का एक तरह से नाम उन्होंने रोशन किया है कला और साहित्य और संस्कृत और सिनेमा की दुनिया में, और बड़े लेवल पे उन्होंने काम किया है। तो वो जो इमोशनल अपील मिथुन दा की है यहाँ के जनमानस के साथ में, वो नजर आ रही थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। जी, मतलब वो दिख रहा था आपको। लेकिन अभी सिलीगुड़ी से ममता बनर्जी का पीएम मोदी को सीधा जवाब। बंगाल में झूठ बोलने आए हैं पीएम। ममता ने कहा, बंगाल में नहीं, दिल्ली में परिवर्तन होगा। पीएम ने रेल, एयर इंडिया, तेल सब कुछ बेच दिया। कोरोना संक्रमण के दौरान आप कहां थे? मैंने सड़क पर उतरकर मदद की, ममता ने यह कहा। क्या कहा ममता बनर्जी ने, आइए देखते हैं। বড় বড় ভাষণ দেন, এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে, পরিবর্তন দিল্লি में होगा, आपका जाना पड़ेगा। सीधे चलूंगा। रवि, पहले तो वहां पर इनकी रैली का रिस्पांस कैसा था? हालांकि ये इंक्यूबेंट सरकार है, इनकी सरकार है वहां पर। दूसरा, जो की एरियाज थे वहां पर इन्होंने क्या क्या बोला है, बहुत संक्षेप में बताइए रवि। देखिए, सबसे पहले निशांत, आपका पहला जो सवाल है उसका उत्तर दे देता हूं। पहले तो सुबह 11-12 बजे तक तो इतना कॉन्फिडेंस मुझे भी नहीं लग रहा था कि लोग यहां पे आएंगे, लेकिन जैसे इस समय बीतता गया हम लोग ये देखे कि बहुत सारा लोग यहाँ पे जुट गए। ममता बनर्जी की जो रैली थी बहुत लंबी हुई, और सबसे ज़्यादा बात जो ममता बनर्जी की खासियत होता है, आज भी वही दिखाई दिया। रास्ते के दो धार में लोग जुट गए। ये लोग कहाँ से आए, कैसे आए, ये कहना मुश्किल है। आम जनता है जो कि ममता बनर्जी के संग जुट जाते हैं, और इस बार भी वैसा हुआ। दूसरा सवाल आपका मैं आता हूँ, ममता बनर्जी ने आज एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ पर यही फ्रेम रखिएगा। ये जो मैं देख रहा हूँ, रवि, ये जो मैं शॉट्स देख रहा हूँ, ममता दीदी के साथ सिलेंडर का जो बैनर है वो लगा हुआ है, और सिर्फ महिलाएं दिख रही हैं। जाहिर सी बात है, महिलाओं को ज्यादा अफेक्ट करता है, लेकिन ये उसका भी काउंटर दिखाई देता है जो एक वृद्ध महिला के ऊपर हमला हुआ था टीएमसी कार्यकर्ताओं की वजह से।
जी बिल्कुल, ये तो कल ही स्पष्ट हो गया था कि चंद्रिमा भट्टाचार्य ने जब कहा उन्होंने कि आज जो रैली होगा वो पूरा महिला द्वारा परिचालित होगा, और क्योंकि एलपीजी सिलेंडर का दाम के बढ़ोतरी के ऊपर ये रैली हो रहा है तो ज़्यादा लोग जो रसोई में रहते हैं कि महिला जिनका रसोई का संभालना भी दायित्व रहता है, हालांकि अलग बात है महिला पुरुष एक बड़ी रवि आप मेरे साथ बने रहिए, मैं अपनी टीम को बोलूंगा विजुअल एक्सपैंड करें, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक क्लिप दिखाई दे रही है मुझे, वो विजुअल एक्सपैंड करें कि कैसे पीछे महिलाएं आ रही हैं और वहां पे झगड़ा फसाद हो गया था बीच में, जो ठीक पीछे उनके साथ महिला आ रही हैं वहां पे झगड़ा फसाद हो गया। दिखाइए जरा क्लिप, ये देखें, एक गार्ड ने रोकने की कोशिश की और थोड़ा सा इसको ये देखें, वहां पे झगड़ा फसाद हो गया था बीच में, वो अभी बीच में थोड़ी देर पहले वो क्लिप चली थी, वो जरा दिखाएं किस, ये देखें आप, यहां पर ये चल रही हैं और पीछे अगर ध्यान से आप देखें, ये देखें एक महिला के साथ वो जो लोग चल रहे हैं, वो महिला गुस्से में आ गई और काफी झगड़ा फसाद हो गया। अभी हमने कुछ क्षण पहले दिखाया था, दिखाइए जरा वो। दामा खड़ा हो जाता है, ये रोकने की कोशिश कर रहे थे और ये देखें यहां पर ये क्या है यहां पर, ये पीछे जो तस्वीरें हैं, रवि के पास मैं चलूंगा, अभी मैं चाहूंगा वो जो अभी थोड़ी देर पहले आईडी चली थी वो एक बार फिर से चलाएं। ये है वो शॉट, यहां पर अभी आप देखिएगा, बकायदा मैं देख रहा था कि ये यहां पर ये झगड़ा फसाद शुरू हो जाता है, ये देखिए आप, और आप ये क्या हो रहा है, ये समझ से परे, ये एकदम से झगड़ा शुरू हो जाता है वहां पर, ये अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीर है मुझे लग रहा है। रवि, ये क्या हुआ था, महिलाओं का समर्थन करने की बात हो रही है और वहां पर उन्हीं को लेके हाथापाई जैसी हो गई बीच में। देखिए मैं इसका खुलासा कर देता हूं, जो महिला चल रही थी ममता बनर्जी के साथ, तो पहले जो वो लोग थे मिमी चक्रवर्ती, फिर नुसरत जहां, फिर बाकी के नेता थे, लेकिन कुछ महिला ऐसे भी थे जिनको ममता बनर्जी हर रोज़ नहीं मिलते, तो वो ममता बनर्जी के साथ चलने की कोशिश कर रहे थे, तो इतना ज़्यादा भीड़ यहाँ पे हुआ था तो आपस में धक्का मुक्की हो गया, किसी का चप्पल खुल गया, तब जाके ये जो थोड़ा सा आपने देखा यहाँ पे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो यहाँ, ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन वो ऐसे टाइम पे एक बहुत गलत इमेज, गलत छवि जाती है। लेकिन मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर, जो आप बता रहे हैं, ये जो मुद्दा है, आइए जरा इसकी वॉल दिखाते हैं और फिर हमारे खास मेहमानों के पास चलते हैं। आइए जरा प्ले करें इसको यहाँ पर, वो देखिए किस तरीके से ममता दीदी ने जो चीजें यहाँ पर मुद्दे उठाए, एलपीजी सिलेंडर की महंगाई को थीम बनाकर सिलीगुड़ी में ममता का रोड शो, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम आपके सामने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और यहां पर 7 मार्च की बात है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक लोकल इशू को उन्होंने ले लिया। अनिला जी, अब इससे तो कोई नहीं बच सकता, ये एक इशू है जो देश का इशू है, ये एक इशू है जिससे हर कोई परेशान है। हम लोग विकास की बात कर सकते हैं, जय श्री राम की बात कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं स्वामी विवेकानंद जिन्होंने आपने जिनका जिक्र किया, उन्होंने भी कहा है कि भूखे पेट भजन नहीं हो सकता। इस पर आपका क्या रिएक्शन? ये महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर हम गैस सिलेंडर की बात करें या पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उसकी बात करते हैं, और जब उसके दाम बढ़ते हैं तो चाहे आपकी जेब हो, चाहे वो मेरी जेब हो, कोई भी आम इंसान जो है उसकी जेब हो, उसको वो जब उस पर भार पड़ता है तो आर्थिक भार पड़ता ही पड़ता है। उसमें मैं बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इसको नकार भी नहीं सकती हूँ। परंतु जाति कब होती है? जाति तब होती है जब केवल और केवल केंद्र सरकार के ऊपर उंगली उठाई जाती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो दाम बढ़ रहे हैं। क्या आप ऐसा नहीं करते थे? क्या 2014 से पहले आप ऐसा नहीं करते थे मैम? क्या 2014 से पहले आप ऐसा नहीं करते थे? जो चीज आपको बोनस में मिली उसको आपने अपना हक समझ लिया। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस दुनिया भर में कम हो गए तो आपने प्राइस कम नहीं किए, वो आपके लिए बोनस था, उसने आपने उसको हक बन गया, आपने उसको कभी भी पास ऑन नहीं किया कंज्यूमर को।
आपको फिर से पूछना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि क्या आपने 2014 में ऐसा नहीं किया था? केंद्र सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगाए थे? जो चीज आपको बोनस में मिली, यानी कि अगर क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल दाम कम हुए और आपके पास लीवरेज था करने का, आपने नहीं किया, आपने उसको बोनस समझा, लेकिन आपने बोनस को अपना हक मान लिया, आपने उसको कंज्यूमर को कभी पास ऑन नहीं किया। राज्य सरकार छोड़िए, केंद्र की मैं बात करता हूं। जी, मैं उत्तर दे देती हूँ जी। अक्सर कहा जाता है कि जब क्रूड ऑयल के दाम कम थे तो क्यों नहीं पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए। जरा पूछिए यूपीए सरकार से कितना फिजिकल डेफिसिट छोड़कर गए थे ये लोग। हाँ, पूरा खजाना खाली कर चले गए थे। देश कैसे चलेगा? देश कैसे चलेगा? पूछा कभी? प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब किसी भी बीजेपी नेता से आज की समस्या पे बात करो तो वो चला जाता 1947 में सीधे। क्यों नहीं करें? आपको कितना समय हो चुका है सरकार में? सत्ता में आए थे, आपको कितना समय हो चुका है? अगर आप ये फैक्ट्स की बात कर रही हैं तो मुझे एक बात बताइए, क्रूड ऑयल के क्या दाम थे जब आपकी सरकार बनी थी? मुझे बता दीजिए, क्रूड ऑयल के क्या दाम थे जब आपकी सरकार बनी थी? मैं आपको बता देता हूं, $104 पर बैरल, और तब पेट्रोल के दाम थे करीब 72-75 रुपए जब आप सड़कों पर आ जाते थे। आज क्रूड ऑयल के दाम हैं $60 पर बैरल और पेट्रोल के दाम कितने हैं? 90 रुपए। अब आप मुझे बताइए 1947 में भी यही हुआ होगा? गजब बात है मैम, आप लोगों से कुछ भी बात करिए आप लोग पीछे चले जाते हैं एकदम। नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिए। अरे जी, आप मुझे आरोप कहाँ है? फैक्ट है इसमें, आरोप कहाँ है? फैक्ट है। आप अपनी इकोनॉमिक्स की किताब खोल के देख लीजिए, मैं कहाँ आरोप लगा रहा हूँ? मैं तो आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ। देश चलाना होता है, कैसे चलाया जाए? रॉबर्ट वाड्रा और राहुल, तो मुझे एक बात बता दीजिए, ये देश चलाने वाली बातें पहले क्यों नहीं बोली गई? जब चुनाव में वोट मांगते हैं तब बोल देते हैं कि भैया देश चलाने के लिए आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा, इसीलिए कि किसी एनीवे चलिए, इसका जवाब, ये एंडलेस कॉन्वर्सेशन है। मैं तौसीफ साहब के पास आऊंगा। तौसीफ साहब, आप लोगों ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और ऑपोजिशन से मुझे उम्मीद थी कि ऐसा मुद्दा उठाएगा कोई, हालांकि आप सत्ता पक्ष में हैं, और इसीलिए अब मेरा सवाल आपसे यह है, सत्ता पक्ष में होने के बाद सिर्फ 1 रुपया पेट्रोल डीजल पे कम करते हैं आप। राज्य सरकार के पास बहुत बड़ा हक होता है, आप काफी कुछ कम कर सकते थे, सिर्फ 1 रुपया कम करते हैं आप पेट्रोल डीजल पर। अपने टैक्स में आप कुछ कमी नहीं करेंगे, उनकी तरफ से बोलेंगे वो दाम बढ़ा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैक्सिमम टैक्स जो है वो सेंट्रल एक्साइज का ही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। और स्टेट की ने आपने ठीक बोला कि राज्य सरकार ने 1 रुपए कम करने का फैसला लिया, लेकिन कम से कम यहाँ फैसला तो लिया, राज्य सरकार ने कुछ तो दिखाया। केंद्र सरकार तो कुछ नहीं दिखाती, टस से मस नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे गरीबों का आवाज उनके कानों तक पहुंचता ही नहीं है, वो इतने अमीर है, इतने अपने अहंकार में। चीज बोलूंगा, जल शक्ति मंत्री मेरे साथ थे, हम लोगों के साथ थे, जल शक्ति मंत्री, हमने जो कॉन्क्लेव किया था उसमें उन्होंने बकायदा हमें फैक्ट्स बताए थे कि किस तरीके से आप लोगों को पानी के लिए कितना एलोकेशन किया गया और वो कितना अंडर यूटिलाइज था। केंद्र सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप अपनी बात करिए। आपने सिंबोलिज्म के लिए 1 रुपए क्यों कम किया, और फिर आपको क्या हक बनता है कि आप एलपीजी सिलेंडर को लेकर इतना हंगामा करें? आप भी और दाम कम करते, फिर बोलते देखो हमने अपनी जेब से इतना कम किया है, अब हम बताते केंद्र सरकार क्या नहीं कर रही है। देखिए, आपको मालूम होगा, ये जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में भी, और जब प्रधानमंत्री का मीटिंग हुआ था सारे चीफ मिनिस्टर से, उस वक्त में भी ये बात को उठाया गया है बंगाल सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को कि बंगाल सरकार का बहुत बकाया है, आप पैसा रिलीज कीजिए, फंड रिलीज कीजिए। वो तो फंड ही नहीं रिलीज करते। जीएसटी के अलावा भी वो बहुत बकाया, जो रेवेन्यू का टैक्स शेयरिंग होता है वो बकाया नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट साहब, मैं थोड़ा कंफ्यूजन में इस बात को लेकर हूं। एक तरफ आप बोलते हैं कि वो पैसा रिलीज नहीं करते, और वो बोलते हैं कि आप उनको जो योजनाएं वो लेके आते हैं आप उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते। मैं गौतम लहरी साहब के पास आऊंगा। सर, ये तो एकदम मुर्गी और अंडे वाला खेल हो गया है। नहीं, बात तो ये सही है कि राज्य सरकार की तरफ से जो करना चाहिए था वो 1 रुपया कम करके एक मैसेज देने का कोशिश किया। हो सकता था कि और थोड़ा बहुत कम करते थे, अच्छा, और भी अच्छा मैसेज जाता था। और आज जो पदयात्रा कर रहा है उसमें मैसेज और भी बढ़िया होता था, ये बात तो सही है। लेकिन बात साथ साथ ये भी है कि बाकी जो राज्य सरकार का जो डिमांड है, जिसको उसको बोलते हैं, लगातार वो बोल रहा है कि हमें जिस पैसा का बकाया है केंद्र के ओर से वो अभी तक नहीं मिला। ये तो इनके ये बहस चल रहा है बहुत दिनों से, ये नया कुछ नहीं है। चुनाव के दौर में ये स्वाभाविक है, इसको और ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है सर, मेरे पास बहुत कम समय है, मैं अभिषेक और रवि से एक बहुत सवाल लूंगा।
अभिषेक, आप काफी दिनों से वहीं पर हैं और रवि, आप तो खैर बंगाल में ही रिपोर्टिंग करते हैं। अभिषेक, ममता बनर्जी का जो महिलाओं के साथ कनेक्ट था, क्या वो अभी भी है, या हाल के दिनों में देखने पर जैसे वो एक वृद्ध महिला की तस्वीर सामने आई, या जिस तरीके से उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनका वो डिस्कनेक्ट होता जा रहा है, क्या ऐसा दिखता है? देखिए, महिलाओं के साथ में ममता बनर्जी का कनेक्ट ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई बहुत ही बड़ा उसमें डेंट लग गया है या एकदम से कम हो गया है, अभी भी है। और आप बात कीजिए तो लोग इस बात को महसूस भी करते हैं कि हाँ, वो हमारी दीदी हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देनी होगी, इधर पिछले कुछ समय में एक बड़ा अंतर आया है। अब इस आधार पर ज़्यादा चीज़ें तय नहीं होती हैं कि वो महिला हैं, हम महिला हैं तो हम उससे कनेक्ट हो जाएँ। अब इस पर तय हो रही हैं कि ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, और ये एकदम क्लियर कट पोलराइजेशन हो रहा है, अब इस पे तय हो रही है कि आप किधर खड़े हैं, उधर खड़े हैं कि आप इधर खड़े हैं, इस पे क्लियर हो रही है। अब ये काडर की बात आ रही है कि टीएमसी के काडर को फायदा मिलता है तो बीजेपी का काडर को फायदा नहीं मिलता है। सॉरी, मैं आपको जो महिलाएं वो भी कहती हैं हमारे सभी मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करूंगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इस शो का वाइंड अप करने से पहले बस एक लाइन। बीजेपी की आज जो सभा हुई, जिस तरीके से मोदी जी ने वो ये समझ लें कि एक तरीके से पार्टी का मैनिफेस्टो जैसा था। ममता दीदी अभी भी अटैक वाले मोड में हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।